आइए अब नसीरुद्दीन हैदर के बाद अवध राज्य में जो हुआ उसका किस्सा आपको बताते हैं। जैसा मैंने बताया था कि नसीरुद्दीन हैदर एक हठधर्मी शासक थे, तो उनकी हठधर्मिता के चलते जो था वो जो अंग्रेज रेजिडेंट था, यानी जो अंग्रेज रेजिडेंट जो नवाबों के ऊपर नज़र रखने के लिए रखा गया था, रेजिडेंसी में रहता था, और नसीरुद्दीन हैदर के सामान्य जो संबंध थे बिल्कुल भी सामान्य नहीं रह गए थे, और कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी हद तक तलखी आ गई थी, जिसका नतीजा ये हुआ कि रेजिडेंट ने रोशनदौला की मदद से नसीरुद्दीन हैदर को जहर देके मार डाला। यहाँ पर बात आकर के रुक गई। अब ये था कि नसीरुद्दीन हैदर जो थे उनकी कोई संतान नहीं थी। एक उनके पास, हालांकि उनके एक लड़का था मुन्ना जान, लेकिन उसको नसीरुद्दीन हैदर ने भी डिक्लेयर कर दिया था कि मेरा लड़का नहीं है, जायज़ लड़का नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि वो एक दूसरी बात एक ये भी थी कि नसीरुद्दीन हैदर का जो उनके बाद की जो स्थिति थी वो कहीं ना कहीं बहुत ही गड़बड़ हो गई थी, और उत्तराधिकार को लेकर के भी संघर्ष छिड़ गया था। ऐसे में फिर एक और काम हुआ अवध की रियासत में। वो ये हुआ कि नसीरुद्दीन हैदर के जो पिताजी थे गाजीउद्दीन हैदर, उनके एक भाई थे, उन्होंने जो था वो गद्दी पर क्लेम कर दिया, और कि हम अब हमें इसका वो बना दिया जाए, क्या नाम है, इस गद्दी पे हमें बैठना चाहिए। एक तरीके से नसीरुद्दीन हैदर के चाचा हुए। अंग्रेज़ों ने उनकी बात को माना, और नसीर इस बात को मुद्दा बना करके कि मुन्ना जान जो नसीरुद्दीन हैदर के लड़के थे, उनको ये कह करके कि ये नसीरुद्दीन हैदर की जायज़ औलाद नहीं है, और वो जो गाजीउद्दीन हैदर के भाई थे उनको गद्दी पर बैठा दिया, जो मोहम्मद अली शाह के नाम से गद्दी पर बैठे 1837 में। 1837 में गद्दी पर बैठने के बाद मोहम्मद अली शाह ने अवध की बागडोर संभाली। हालांकि वो काफ़ी बुजुर्ग हो चुके थे, लेकिन चूंकि वो उन्होंने मतलब अपनी बुजुर्ग अवस्था की वजह से अवध राज्य में बहुत सी चीज़ें को होते देखा था, इसलिए उन्होंने राज्य का प्रबंध बखूबी संभाला। और उस समय नसीरुद्दीन हैदर के शासनकाल में जितने भी मतलब ऐसे लोग थे जो शासनकाल में थोड़ी खलल पैदा कर रहे थे, एक धनिया मैरी हुआ करती थी, एक रोशनदौला वजीर हुआ करते थे, और ये एक क्या नाम है वो गाजीउद्दीन हैदर और नसीरुद्दीन हैदर के समय में भी कुछ समय तक जो वजीर रहे थे अमीर, उनको सबको उन्होंने जो था वो लखनऊ से हटा करके कानपुर रवाना किया, और पूरी सल्तनत को उन्होंने अपने हिसाब से चलाने के बारे में सोचा, और चलाया भी काफ़ी हद तक, इसमें कोई शक नहीं है। उस ज़माने में जो अंग्रेज़ और बाहर के भी जो यात्री आए, उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि मोहम्मद अली शाह का शासन जो था वो बड़ा ही शानदार था, इसमें कोई शक नहीं, ऐसा जैसा वो लिखा मिलता है। मोहम्मद अली शाह चूँकि बुज़ुर्ग थे इसलिए, और इसलिए उनको उनको गद्दी जो थी कुल 5 साल ही वो गद्दी पर बैठे, और सन 37 में वो 1837 में गद्दी पर बैठे, और 1842 में उनकी मौत हो गई। अब उसके बाद वो जो इन 5 सालों में जो रहे गद्दी पर, उन्होंने 2 काम मुख्यतः किए। पहला काम तो उन्होंने ये किया कि जो नसीरुद्दीन हैदर की फिजूल खर्चियों से जो खजाना खाली हो गया था उसको उन्होंने बहुत ही कुशल प्रबंधन के साथ संभाला, जैसा कि उनके पिता सादत अली खान ने किया था जब वो अपनी मृत्यु के बाद 14 करोड़ रुपया खजाने में छोड़ करके मरे थे। उसी तरीके का कुशल प्रबंधन मोहम्मद अली शाह ने भी अवध राज्य का किया, जिसमें उनकी बुजुर्गियत भी काफ़ी काम आई। बुजुर्ग आदमी थे, जैसा मैंने बताया, उन्होंने दुनिया देख रखी थी। और उसके बाद उन्होंने जो हर बादशाह करता था वो काम उन्होंने भी किया कि अपना उनका नाम चलता रहे, इसलिए उन्होंने बहुत सी इमारतें जो थी उनको बनवाने के बारे में सोचा और बनवाना शुरू भी किया। उसी समय एक और काम हुआ कि कहीं का एक यूरोपियन यात्री आया, उसने कहा कि ये जो मोहम्मद अली शाह के ज़माने में आया था, उसने कहा कि ये जो अवध राज्य है ये काफ़ी कुछ जो है बेबीलोनिया से मिलता है, बड़ा ही सुंदर है, ऐसा उसने लिखा। तो फिर ये हुआ कि अच्छा भाई, बेबीलोनिया की तर्ज पर एक मीनार भी बना दी जाए। तो इसलिए अगर आप लोग जो अभी लखनऊ के लोग जो देखते हैं, लखनऊ के लोग तो जानते ही होंगे, जो लोग बाहर से आते हैं उनके लिए बता रहा हूँ कि वहाँ पर एक उन्होंने बेबीलोनिया की मीनार के तरीके से एक मीनार बनवाने की सोची, जिसको सतखंडा पैलेस बोलते हैं। और वो एक मतलब 7 खंडों का एक इमारत बनवाई गई, जिसका हर खंड दूसरे खंड से अलग था, लेकिन 5 खंड ही वो बन पाया था। तब तक मोहम्मद अली शाह की मृत्यु हो गई, और ऐसा माना जाता था कि उस ज़माने में
कि अगर किसी मतलब इमारत की बनवाने के दौरान ही अगर शासक की मृत्यु हो जाए तो उसको मनहूस मान के छोड़ देते थे। तो सतखंडा पैलेस आज भी वैसे ही अधूरा पड़ा हुआ है, लेकिन इधर उसका काफ़ी कुछ मरम्मत हुई है। तो वो एक देखने लायक चीज़ है। लोग लखनऊ आते हैं उसको देखते भी हैं, और जो लोग लखनऊ आ सकते हैं उसको देख भी सकते हैं। उसके अलावा बहुत सी इमारतों को उन्होंने प्लान किया, उसमें कुछ बनी भी। सबसे पहली बात तो उन्होंने उस परंपरा का पालन किया जिसमें जो नवाब होते थे वो अपने लिए अपने जीवित काल में ही एक इमामबाड़ा, और वही इमामबाड़ा एक तरीके से उनका वो भी होता था, मकबरा भी होता था, वो बनवा डाला। छोटा इमामबाड़ा उसी को बोलते हैं। बड़े इमामबाड़े के सामने थोड़ा सा और आगे आप बढ़ेंगे तो वो छोटा इमामबाड़ा आपको मिलेगा। लोग जानते भी हैं और देखते भी हैं। छोटा इमामबाड़ा आज की भी तारीख में बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं है। और उसको उसको देख उसके उसकी मेंटेनेंस भी बहुत अच्छी खासी चलती है, और लोग उसको देखने आते भी हैं। दूसरा एक उन्होंने एक जामा मस्जिद भी बनवाने की भी सोची, जो तहसीनगंज में है भी अभी। और वो मूलतः बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, उसकी खूबसूरती को आप देख करके ही पता लगा सकते हैं। वो कई मायनों में जो दिल्ली की जामा मस्जिद है उसकी टक्कर की है, कई मामलों में उससे ज़्यादा सुंदर भी है। नो डाउट दिल्ली की जामा मस्जिद का आकार प्रकार बहुत विशाल है, ऐसा आकार प्रकार विशाल इसका नहीं है तहसीनगंज की जामा मस्जिद का। लेकिन वो जामा मस्जिद भी काफ़ी विशाल और खूबसूरत है, जिसको कोई भी जाकर देख सकता है। और उस जामा मस्जिद की भी कहानी यही है कि वो जामा मस्जिद भी अधूरी ही थी जब तक मोहम्मद अली शाह का इंतकाल हो गया। तो उनकी पत्नी ने उस जामा मस्जिद को पूरा करवाया कि अल्लाह का घर है, इसको पूरा होना चाहिए। और उसके अलावा भी उन्होंने तमाम इमारतें तामीर कराने के बारे में सोची, लेकिन उसमें बहुत कुछ अधूरी रह गई। उसका एक इमाम बाड़ा भी था और भी तमाम इमारतें थी। और लेकिन बहरहाल अब ये कम अज़ कम उनकी बनवाई ये दो चीज़ें अभी भी लखनऊ की शान बढ़ा रही हैं। एक तो उनका उनका बड़ा इमाम छोटा इमाम बाड़ा, जो उनका एक तरीके से उनका मकबरा भी है। दूसरा तहसीनगंज की जामा मस्जिद, और तीसरा सतखंडा। और कुछ इमारतें ऐसी थी जो उनकी अधूरी रह गई, लेकिन खैर उनका जिक्र करने कोई मतलब नहीं है। ये तो हुआ मोहम्मद अली शाह का शासनकाल। इसके अलावा एक और बड़ा काम मोहम्मद अली शाह ने किया, जो शायद उनकी अनुभवी आंखों ने देखा था। मोहम्मद अली शाह को पता था कि ये रियासत जो है बहुत दिन नहीं चलने वाली है, अंग्रेज उसको किसी न किसी दिन हड़प ही लेंगे। तो उन्होंने कई लाख रुपए, करीब 40 लाख रुपए चांदी के सिक्के जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी में जमा करा दिए। और उन्होंने कहा कि इसके सूद से हम जिन लोगों की क्या नाम लिस्ट दे रहे हैं उनके वंशजों को हर महीने पेंशन दी जाए। तो वो जो एक लिस्ट बनी उसमें वो उनके मतलब मोहम्मद अली शाह के परिवार के लोग तो थे ही, साथ ही साथ उनके जो बहुत सी मतलब जो उनके उनके यहाँ काम करने वाले थे, जिसमें हिंदू भी थे मुसलमान भी थे, सारे थे। उन सब लोगों का जिक्र किया गया और वो लिस्ट बना करके ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दी गई, जिसकी जिस उस 40 लाख रुपए की क्या नाम है जो सूद आता था, उससे आज तक उन वंशजों को वो पेंशन मिलती है, जिसको वसीका बोलते हैं। अभी भी लखनऊ में वसीका कार्यालय है और उससे पेंशनें मिलती है। हालांकि वो पेंशनें बिल्कुल किसी काम की नहीं रह गई हैं, 2 4 5 रुपए ही मिलते हैं। लेकिन बहरहाल उन पेंशनों को लेने लोग साल 2 साल पे इसलिए जाते हैं कि वो इस बात के परिचायक हैं कि हाँ वो शाही वंश के हैं, वो शाही वंश से उनका कभी न कभी जुड़ाव रहा था। ये काम भी मोहम्मद अली शाह ने बहुत अच्छा किया। एक काम दूसरा उन्होंने और किया कि एक दूसरा ट्रस्ट भी बनाया उन्होंने। उस ट्रस्ट का से जो सूद मिलता था, वो सूद जो था उनके द्वारा बनाई गई इमारतें जो है उनके रख रखाव में काम आता था, उनकी मरम्मत वगैरह होती थी। उसी का नतीजा ये है कि उससे जो पैसा मिलता है उससे मोहम्मद अली शाह का जो छोटा इमाम बाड़ा उसकी मरम्मत की जाती है, छात्रवृत्ति दी जाती है, ये सब सारी बातें होती हैं। ये भी उनकी दूरंदेश नज़र का नतीजा था। बहरहाल मोहम्मद अली शाह चूँकि बुज़ुर्ग काफ़ी उम्र में अवध नवाब बने थे, इसलिए 5 साल में ही उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु के बाद जो थी वो उनके बाद उनके लड़के अमजद अली शाह गद्दी पर बैठे। इसके आगे की दास्तान हम आपको अगली किस्त में बताएंगे। फिलहाल इतना ही, आनंद लीजिए। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर करिए। और इसके अलावा मैं फिर इस बात को कह रहा हूँ कि इसको आप सुनने के बाद अपने इष्ट मित्रों को भी शेयर करिए, उनको बताइए। और साथ ही साथ जो लोग लखनऊ और आसपास के इलाकों के हैं और इत्तेफाक से उन्होंने इसको देखा, उनसे मेरी फिर ये गुजारिश है कि हमारी क्या नाम है चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ इसके बाकी एपिसोड भी आपको मिलेंगे अवध कथा के, उनको भी फिर से देखिए और लोगों को बताइए भी। मैं चाहता भी हूँ कि ये जो पूरा एपिसोड है ये तमाम लोग इसके बारे में जाने और पढ़ें। मैं फिर वही बात कह रहा हूँ कि अवध के नवाबों की रंगीनियाँ तो बहुत बताई जाती है, लेकिन उनकी पॉलिटिकल हिस्ट्री अमूमन लोग नहीं बताते। ये पॉलिटिकल हिस्ट्री मैं बता रहा हूँ, इसको ज़रूर से देखिए।
आपको भी मज़ा आएगा, और अवध के बारे में लोग जितना जानेंगे उनको भी मज़ा आएगा। बहरहाल, अब आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।